मैं $100 बिलियन का एक ला रहा हूं सूट अगेंस्ट फैटफ। ये एक कोई ऑफिशियल आइडेंटिटी नहीं है, ये एक बिजनेस आइडेंटिटी है जिन्होंने अपने तौर पे गुंडागर्दी करते हुए स्टेट टेररिज्म में, ना ये यूएन अम्ब्रेला है, ना ये इसके पास इंटरपोल की परमिशन है, और ना ही कोई और इसके पास चीज है जो इसके तहत ये ग्रेट लिस्ट में डिक्लेयर कर सके। आई बी गोइंग टू नीदरलैंड माई सेल्फ। मैं गवर्नमेंट को लिखा है, मुझे पैसे नहीं चाहिए इनसे कि मैं जाऊं तो इनका अटॉर्नी जनरल मेरे साथ खड़ा हो। और आप देख रहे हैं कानूनी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं सेनेटर रहमान मलिक, जो कि साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं और इकानमी के ऊपर भी काफी दस्तखत रखते हैं। तो आज हम रहमान मलिक साहब से ये पूछते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हमें मुसलसल ब्लैकमेल किया हुआ है और मुसलसल हमें नेगेटिव लिस्ट में डालने की धमकियां दी जा रही हैं, इसका हल क्या है और इसकी वजूहात क्यों है कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम साहब। राना साहब, थैंक यू। आपने एक बड़ा ही कौमी जो एक इश्यूज पे आपने उठाया है अपना एक बड़ा अच्छा सवाल। मैं क्योंकि जब डील किया इसको फैटफ को तो लिख के 5 महीने दिए। परसों मैं सोच रहा था कि फैटफ है क्या, इसके पास कौन सी लीगल फोर्स है या कौन सी लीगल बैकिंग है जिससे ये ब्लैक लिस्ट कर देता है, ग्रे लिस्ट कर लेता है। तो टू योर हॉरर सर, कि आप भी स्टडी कर लीजिएगा कि ये G7 ममालिक ने एक क्लब बनाया पैसों का, जिसमें IMF को पैसा दे के जो गरीब मुल्क को उनको पैसा देना, उनको अंडर कंट्रोल करना। तो इसके पास लाई का वार टूल है बस से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने सोचा कि ये काबू नहीं आते लोग ऐसे, इनको इनकी इकॉनमी को कंट्रोल किया जाए। तो इकॉनमी को कंट्रोल कर लिया। मैं फिर आगे चला, मैंने कहा ये हमें धमकियां भी देते हैं, हमें ग्रे लिस्ट में डाल के हमारे बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान किया है। तो मैं देखूं तो सीआईए के पास लीगल फोर्स क्या है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनके पीछे कोई लीगल फोर्स नहीं है। दुनिया में सिर्फ 2 ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम कर सकती हैं। एक है इंटरपोल, जिसका मैं खुद हेड रहा हूं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग उनका सब्जेक्ट है। उन्होंने भी जब ऑपरेट करना होता है तो उस मुल्क की, जिस मुल्क में इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें एक महकमा कहलाता है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जो कि एक्चुअली कनेक्टेड होता है लियोन मेन इंटरपोल हेडक्वार्टर के साथ। वो उनको खत लिखते हैं या कोई बंदा भेजते हैं कि ये आपके मुल्क में बंदा है और ये या डॉक्यूमेंट्स इसकी इन्वेस्टिगेशन हमें करके दे दे। वो इन्वेस्टिगेशन करके दे दी जाती है। फिर भी इंटरपोल आपके यहाँ अंदर आके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, वो आपके किसी महकमे के बंदे को नहीं बुला सकता। अब आ जाए आगे यूएन जो है वो एक अपना रेजोल्यूशन पास करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग में दुनिया में ये हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम ये रेजोल्यूशन पास करते हैं और जितनी सॉवरेन स्टेट जो इस यूनाइटेड नेशन की मेंबर है वो अपने अपने मुल्क में कानून बना दे। और आपको इतला क्लियर कर दूंगा कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग पे भी लॉ बनाया हुआ है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे भी लॉ बनाया हुआ, और ये उस वक्त बना था जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, मेरे नोटिस में था। इसलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने ये देखा कि इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, एक कैलकुलेशन की है यूरोपियन कमीशन के साथ, यूरोपियन यूनियन कमीशन के साथ। मैंने उसको भी स्टडी किया। उसमें भी कोई ऐसी पावर नहीं जो किसी दूसरे मुल्क को कह सके कि तुम कानून बनाओ या कोई तुम किसी शिक में तब्दीली लाओ। जब ये सारी चीजें नहीं हैं तो मैं ये पूछता हूं फैटफ से कि भाई तुम्हारे पास ये किसने दे दी इजाजत? और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्योंकि इसके पीछे लग गया था तो मैंने एज इन्वेस्टिगेटर जिस चीज से पढ़ जाता हूं उसको छोड़ता नहीं जब तक उसके घर तक नहीं पहुंच जाता। ये उस्ताद ने भी सिखाया और मेरा प्रोफेशन ही मुझे यही कहता है। मैंने खत लिखा, प्रेसिडेंट आप जरूर कॉपी ले लीजिएगा जाते हुए, आपका अच्छा पैकेज बन जाएगा। प्रेसिडेंट फैटफ को खत लिखा, मैंने कहा कि ये 7 पॉइंट हैं जिसके मुताबिक जो मोदी है उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग की है, ये इसने पाकिस्तान में दखलंदाजी की है, ये इतने पैसे इसने यहाँ भेजे हैं, फंडिंग की है बलोचिस्तान में डिस्टेबलाइज करने के लिए, कुलभूषण को लाया, आखिर कुलभूषण भी तो पैसे लेके आया था, कुलभूषण पैसे देता रही, सारी चीजें दी। उनका जवाब क्या है कि यस वी हैव सीन इट, एग्जामिन्ड इट, इट्स अ वेरी गुड केस, लेकिन उसको पैसे जो इन्वेस्टिगेशन कर सके, हम तो पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है फैट, तो हम तो नहीं कर सकते। फिर मैंने खत लिखा
میں نے کہا اگر یہ پالیسی میکنگ ہے تو پھر ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کیوں کرتے ہو اللہ کے نام پہ؟ آپ یہ دیکھو کہ پھر انڈیا کو بھی تم اس میں لے کے آؤ جو میں نے لکھا ہے. اگر نہیں لا سکتے تو پاکستان کو بھی نکالو اس میں سے, پاکستان کے خلاف انویسٹیگیشن بند کرو. اس کے بعد مجھے سوال کا جواب نہیں آیا. میں $100 بلین کا ایک لا رہا ہوں سوٹ اگینسٹ فیٹ ایف, کیونکہ یہ تو ایک آرگنائزیشن ہے بزنس کی. اور اگر کل کو آپ کہیں کہ 7 بینک مل کر یہاں پہ ایک کلب بنا لیں اور وہ کہیں کہ سعودی عربیہ کو ہم نے کوئی ایکسپورٹ نہیں کرنی یا ہم نے رستہ بند کر دینا بٹوین سعودی عربیہ اینڈ فلانے ملک کے, تو نہیں کر سکتے نا. تو یہ ایک کوئی آفیشیل آئیڈینٹی نہیں ہے, یہ ایک بزنس آئیڈینٹی ہے جنہوں نے اپنے طور پہ گنڈا گردی کرتے ہوئے اسٹیٹ ٹیررزم میں کام کیا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ لیجٹیمیٹ باڈی نہیں ہے, یو این امبریلا نہیں ہے, نہ یہ یو این امبریلا ہے, نہ یہ اس کے پاس انٹرپول کی پرمیشن ہے, اور نہ ہی کوئی اور اس کے پاس چیز ہے جو اس کے تحت یہ گریٹ لسٹ میں ڈکلیئر کر سکے. یہ میرے پاس خط موجود ہے, خود کہتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. اگر یہ خود انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے پھر انہوں نے پاکستان کے خلاف انویسٹیگیشن کر کے گرے لسٹ میں کیوں ڈالا, اور اب انویسٹیگیشن کر کے ہمیں کیوں بلیک لسٹ پر ڈالا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنا عرصہ ہم بے خبر کیوں رہے ہیں؟ یہ تو پچھلے 5 سال گزر گئے ہیں, ہمارے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں, اسٹیٹ بینک کا ہے, ہمارے پاس FBR ہے, دوسرے ادارے ہیں فائنانس کے جو بہت سارا. دیکھیں جی, میں نے آج اٹھایا نا, آج میں نے بیڑا اٹھایا ہے, میں پبلک ہوا ہوں. لیٹ اسٹیٹ بینک گورنر ٹاک ٹو می, آئی سیٹسفائی ہم. میں تو کہتا ہوں کہ میں نے ان کو کیا لکھا ہے کہ مجھے موقع دیا جائے آپ کی نیکسٹ میٹنگ فیٹ ایف میں ایڈریس کرنے کا, اور میں ثابت کروں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, ثابت کروں گا تمہارے پاس پاور نہیں ہے, تم نے ہمیں بلیک میل کیا, تم نے ہماری اکانومی تباہ کی. دس از ٹوٹلی ڈس آنیسٹی. اور دوسرے 8 ملکوں کو میں لکھ رہا ہوں, اگر ہو سکتا ان کو بھی لے کے جاؤں گا. آئی بی گوئنگ ٹو نیدرلینڈ مائی سیلف. تو میں پاکستانی, میں گورنمنٹ کو لکھا ہے, کل گورنمنٹ کو بہت دفعہ لکھا ہے. گورنمنٹ اس پہ سمجھ نہیں آتی ان کی گورنمنٹ کی. ہاؤس میں سینٹ میں آپ نے سینٹ میں میں نے بولا, پرسوں بولا سینٹ میں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ریزولوشن پیش کریں. جو اب میں نے کالنگ ٹینشن نوٹس دے دیا ہے, لیکن سر کوشچن یہ ہے کہ جو ہماری سینٹ کی کالنگ ٹینشن ہوتی ہے یا ریزولوشن ہوتی ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے, وہ مطلب ایک اوبلیگیٹری ہے. دل کیا تو کرو, دل کی جیسے کمیشن نہیں ہمارے پاکستان میں بناتے, یہ جتنے سارے کمیشن ہیں یہ بائنڈنگ نہیں ہے قانون لا کوئی FIR درج کرنے کی, یہ حکومت کی مرضی ہے جو مرضی کرے. تو لہٰذا اب ایک میں نے ان کو رستہ دے دیا ہے, یہ کھڑے ہو میرے ساتھ, میں ان کو کیس جیت کے دے دیتا ہوں. مجھے پیسے نہیں چاہیے ان سے, مجھے ان سے کوئی بیکنگ نہیں چاہیے, صرف مجھے نام چاہیے کہ میں جاؤں تو ان کا اٹارنی جنرل میرے ساتھ کھڑا ہو اور کہے کہ یہ میرے دوست ہیں جی, یہ پاکستان سینٹ کے ممبر ہیں, پارٹ آف پارلیمنٹ ہے, یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, ہم ان کو فل بیک کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کون مائی کلال میرے سامنے آتا ہے جو میں نے اسٹڈی کیا ہے اور جو چیزیں میں نے نکالی ہیں. بلکہ سر اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ جو پیکج ڈیل ہوئی تھی جس کے تحت $3 ارب کا قرضہ ملا تھا اور $3 ارب کی 1 سال میں بہتر پیمنٹ پر تیل کی فیسلٹی ملی تھی, وہ ڈیل کینسل ہو گئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے حکومت کی نالائقی ہے یا کوئی انٹرنیشنل؟ آپ ایک میری اسٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیے, جب یہ سب لوگ پیسے دے رہے تھے, یہ دے رہے تھے, تو میں نے ایک سینٹینس کہا تھا, there is no free lunch in the world. اس وقت آپ کمیٹی کے ممبر تھے. میں نے کہا تھا there is no free lunch in the world, اور وہ ایک مشہور میرا ایک سینٹینس ہے, وہ ضرور پڑھیے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا, دنیا کی سیاست میں لڑائی نہیں کرتے, دنیا کی سیاست میں اتنا ووکل ہو کے کسی خلاف بولتے نہیں ہیں. اگر سعودی عربیہ کا اور پاکستان کا اگر کوئی جھگڑا ہو گیا تھا یا مس کمیونیکیشن ہو گئی تھی تو چاہیے یہ تھا کہ انڈور بیٹھ کے بات کر لیتے. ایگزیکٹلی اسی طرح جیسے میں سمجھتا ہوں جنرل باجوہ صاحب نے بڑی حکمت کام کیا اور وہ گئے, وہ بات کر کے آئے ہیں. کل پاکستان کا ہمیں بھی خیال ہے, جیسے حکومت کو خیال ہے, پاکستانی ہر ایک کو خیال ہے اس چیز کا. میں نے ایک ڈگنیٹری جو سعودی عربیہ کی جو اس سے بڑی ریلیونٹ ہے, سینئر, ان سے کل بات کی تھی, اور میں نے کہا یور ایکسیلنسی کہ واٹ از دس گوئنگ آن. اس نے کہا دس انفارچونیٹ, لیکن جو انہوں نے مجھے شور کرایا کہ ابھی جو باجوہ صاحب ہو کے آئے ہیں سعودی عربیہ سے, اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ان کے آنے کے بعد بھی سول گورنمنٹ سے کچھ اچھی آوازیں نہیں اٹھی. میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے OIC پہ اپنی ہولڈ ختم ہوئی یا کی تو ہماری غلطیوں سے ہوئی. ہم بھی تو تھے, ایک وقت تھا زرداری صاحب چلے تھے, میں اس پیچھے پیچھے چل رہا تھا, اور میرے فرینڈز آف پاکستان بنا لیے تھے, اور پوری دنیا جو ہے وہ
कि ये कह रही थी कि पाकिस्तान की मदद करो, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज दो, पाकिस्तान को एड दो, ठीक, और हमने ली, और उस वक्त हमारे बहुत हालात खराब थे। आज बिल्कुल रिवर्स हो गया, वो हर दुनिया का मुल्क कह रहा है पाकिस्तान को पैसे नहीं दो, पाकिस्तान के साथ कोई भी किसी किस्म की हमायत ना करो। क्यों, क्या वजह? मैं आपको ऐसी ऐसी वाकयात बता सकता हूँ कि जो हमने ब्लंडर मारी हैं और लोगों को नाराज किया, बड़े बड़े जो उनके सरकर्दा लीडर्स हैं। अच्छी बात नहीं होती है। आपको पता है कि ईरान का और सऊदी अरेबिया का लड़ाई तक का वक्त आ गया था, तो दाई साहब ने फैसला किया कि मलिक साहब आप इसमें पड़े हो जाएं। मैंने 6 ट्रिप लगाए अप एंड डाउन, और मुझे पता है ऐसे ऐसी वाकया भी टाइम आया कि बिल्कुल जीरो हो गई थी बात, लेकिन अल्लाह ने मदद की। कोई तरीका चार 2-4 लगाए, कोई आपने जो 2-4 गुर सीखे हैं अपने उस्तादों से, तो उनकी सुलह भी हुई, वो मिले भी। तो देखें, ये सारी ह्यूमन एक माइंड है, और ह्यूमन माइंड को टैकल करना बड़ा इजी होता है, बशर्ते कि यू नो द वे। एक्चुअली हर चीज का काम का एक रास्ता होता है मेरे नजर में, और सिर्फ उस रास्ते को ढूंढना होता है। तो उम्मीद है कि इमरान खान साहब के पास कुछ ऐसे लोग आ जाएं, उनको ऐसे लोग मिल जाएं जो उनको खेलते हुए अच्छा पास दे सकें। जो पास की मुसीबत है, और क्योंकि ये क्रिकेट की तरह हुकूमत नहीं चलती, क्रिकेट में चलो छिक्का लगा के एक दफा निकल गए, तो यहाँ छिक्का लगता है तो हुकूमत चली जाती है। छिक्का लगाने के बजाय बड़ी ही मेहनत से और बड़े तरीके से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जैसे गवर्नेंस होती है वैसे करनी चाहिए। जब इस हवाले से हुकूमत के ड्राइंग रूम में सरगोशियां हो रही है, शायद कंपेन भी करना चाह रहा हूँ, इसमें मियां नवाज शरीफ का कोई रोल है, और जनरल राहील शरीफ सऊदी अरब बैठे हुए हैं, शायद उनका कोई रोल है इस पैकेज डील को कैंसिल कराने में। ऐसी अफवाहें क्यों? बिल्कुल गलत। जनरल राहील शरीफ एक अच्छे हमारे हीरो हैं, एक हमारे जनरल हैं, वो हमने खुद भेजे, वर्किंग फॉर द साउदीज, वी शुड नॉट बी डिस्प्यूटिंग हिम। रहा बेचारा मियां नवाज शरीफ को बीमार वहाँ यूके में पड़ा हुआ है, और क्या उसने नवाज शरीफ ने कहा था इनको शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बयान दे दो, पूछ लो उनसे। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि ये बयान मुझे कहा था मियां नवाज शरीफ साहब ने दे दे, तो मैंने दे दिया, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। गलतियां खुद और इल्जाम किसी और को ना लगाना। अच्छा भगत साहब, आपकी पिछले दिनों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हुई, बड़ी अहम मुलाकात हुई। आज तक किसी और कमेटी के चेयरमैन की उनसे मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं आपसे आई डिसएग्री विद यू। मेरे से पहले जो डिफेंस के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी उनकी मुलाकात हुई थी, वो तो मुतलका, तो मेरा भी मुतलका। इसलिए देखें, थोड़ा सा बताऊं कि जितनी आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बॉर्डर्स पे काम कर रही है, जिसमें रेंजर्स है, एफसी है, दे फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और वो डोमेन बनती है पार्लियामेंट की इंटीरियर की। तो हमने खत लिखा था कमेटी ने आर्मी चीफ को वाया सेक्रेटरी डिफेंस कि हमारी कमेटी जाना चाहती है 2 जगहों पे। एक जो है एलओसी पे, आपने जो हमारे वहाँ पे हमारे जवान है उनके साथ एक आधा दिन गुजारना चाहती है, और वाना में जाना चाहते हैं। उसका जवाब आया, हमारी मीटिंग को आज से कुछ 6 महीने पहले सेट हुई, और जब वो लेटर आया उसकी काफी मौजूद पड़ी हुई है, तो मैं मुल्क से बात था। फिर रिमाइंडर गया, तो अचानक एक दिन शाम को फोन आया कि जी वो आपकी मीटिंग तय है। कोई एजेंडा नहीं था, मैं गया हूँ बहसीयत चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर, और मैं आपको बहुत चीज तो नहीं बता सकता क्योंकि इससे रिलेटेड टू दी नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन मैंने ज्यादातर चीजें नेशनल सिक्योरिटी पे बात की, जिसमें खत्ते का और क्योंकि मैंने 4 किताबें लिखी हैं। मेरा मूडी वॉर डॉक्ट्रिन जो है वो एक सारी दूसरे लाइक गाइडिंग बाइबल बनी हुई है, उसमें हर चीज आपको वही मिलेगी जो मैंने कही, और वही यहाँ कुछ हो रहा है। इस तरह मैंने कश्मीर ब्लीडिंग कश्मीर लिखी, मैंने दाइश पे लिखा, मैंने कोविड पे लिखा। अभी मेरी अगली किताब जो है अगले महीने आ जाएगी, 100 टॉप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज। तो 2 मेरे आर्टिकल आप पढ़ते हैं, एनालिसिस पढ़ते हैं मेरी, और वो एनालिसिस जो है पूरी दुनिया में छपती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं छपती। तो वो सारी चीजें डिस्कशन आई, लेकिन इसका कोई सियासी मतलब नहीं, कोई सियासी नहीं, सियासी ना कोई बात हुई, ना कोई सियासी बात हुई, ना मैंने अपनी पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया था कि ये इसलिए मैं गया हूँ, ये वह बात हुई। अगर से आपने और डिटेल लेनी तो मुझसे ले लें, कोई ऐसी बात नहीं। मेरी मीटिंग के बाद में लीडरशिप से बात हुई, कोई ऐसी ना मुझे पूछा, और अभी मेरी कल भी 1-to-1 मीटिंग है। लेकिन ये सारी हम अपनी अब रिवाइज कर रहे हैं पार्टी को,
री एनर्जाइज कर रहे हैं। आप देख ले, मेरा पहला फंक्शन था आज यहाँ पे, आज पहला फंक्शन था, हमने दिखा था, और ये सिर्फ 2 घंटे में इकट्ठा किया। तो मैंने आज इनसे वादा किया, आज ये हजारों आ जाए, मैं एंटरटेन भी करता हूँ और आगे भी चलता हूँ। और मेरी पार्टी को भी ये कहा है कि आए बढ़े, हमारा इस वक्त स्कोप है बहुत ज्यादा पंजाब के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं एक इशारा देता हूँ, वक्त दूर नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलते हो। आपको पता है कि सारे रास्ते लोगों के बंद भी हुए हैं, लोगों ने अपनी अकल भी, अपनी आइंस्टाइनी भी दिखा दी। तो हम तो वर्कर लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं, 5 साल हमने हाँ बिल्कुल गलतियां हमने की हैं, गलतियां तस्लीम भी की हम लोगों ने, गलतियां हर एक से होती हैं। लेकिन मुझे एक अफसोस हुआ कि जिस अंदाज से इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब को जो इंडिक्ट हुए हैं बगैर वकील के, मेरी अपील होगी कोर्ट से कि उनको जिससे दूसरे एक्यूज होते हैं वकील की मौजूद में उनकी इंडिक्शन होती है, वो होती तो बेहतर था। बहर मुझे ऐसे लग रहा है कि आसिफ जरदारी को मुझे शायद पीटीआई के लिए आने वाले वक्त में वो बहुत खतरा महसूस हो रहा है उनको, कि वो उनको बाहर निकलने की किसी सूरत में नहीं देखी। बीमार आदमी है, अकल उन्हें है, उनमें काम करने की हिम्मत है, जज्बा भी है, लास्ट जब मिला था उसी जज्बे के साथ चल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज से हम चल रहे हैं और जिस तरह हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, आप बिल्कुल वही ऐसी पॉलिसी बन रही है जब एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने पॉलिसी दी थी, तो उसका एक फुटप्रिंट होता, वो बहुत जल्द आप देखेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप आगे बढ़ती नजर आएगी।